आज का जो हम लोग टॉपिक होगा वो होगा बाजार संतुलन, जिसमें हम लोग देखेंगे निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन का। तो आइए समझते हैं कि बाजार संतुलन में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन का क्या रोल है। तो देखिए, पिछले खंड में बाजार संतुलन का अध्ययन इस मान्यता पर किया गया कि फर्मों की संख्या स्थिर है। अगर हम लोग पिछले खंड की बात करें तो वहाँ हम लोग बाजार संतुलन का अध्ययन किए थे और यह मान्यता पर किए थे कि फर्म की संख्या स्थिर है। इस खंड में हम बाजार संतुलन का अध्ययन करेंगे जब फर्में निर्बाध रूप से बाजार में प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है। ये जो खंड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें बाजार संतुलन का अध्ययन करेंगे, मगर यहाँ पर क्या होगा, फर्म जो है बिना किसी बाधित का निर्बाध रूप से बाजार में प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन कर सकती है। इस आधार पर अध्ययन करेंगे। सरलता के लिए यहाँ हम मान लेते हैं कि बाजार में सभी फर्में समरूप है। यहाँ पर हम सरलता के तौर पर हम ये कह सकते हैं या मान सकते हैं कि बाजार में जितने भी फर्म हैं सभी समरूप हैं। प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता से क्या अभिप्राय है, यहाँ प्रश्न उठ रहा है। इस मान्यता से अभिप्राय है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म ना अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है और ना हानि उठाती है। यहाँ पर देखिए, प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ समझने को मिल रहा है। इस मान्यता से अभिप्राय है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म ना अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है और ना हानि उठाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि संतुलन कीमत फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। संतुलन कीमत जो होगा फर्मों की जो न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगा। फर्मों की जो न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगा संतुलन कीमत। यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों है, तो मान लीजिए कि प्रचलित बाजार कीमत पर प्रत्येक फर्म अधिसामान्य लाभ अर्जित कर रही है। मान लेते हैं कि प्रचलित जो बाजार की जो कीमत है उस कीमत पर क्या है कि प्रत्येक फर्म जो है अधिसामान्य लाभ अर्जित कर रही है। अधिसामान्य लाभ अर्जित करने की संभावना नई फर्मों को आकर्षित करेगी। अगर ज़्यादा लाभ अर्जित होगा तो ये संभावना से क्या होगा, नए फर्म आकर्षित होंगे। जैसे ही कई फर्में बाजार में प्रवेश करती है, पूर्ति वक्र जो होगा वो दाहिने की ओर शिफ्ट हो जाती है। पूर्ति वक्र अब किधर शिफ्ट हो जाएगा, दाहिने की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब फर्म की संख्या बढ़ गई है बाजार में। लेकिन मांग अपरिवर्तित रहती है। इसके फलस्वरूप बाजार कीमत गिर जाती है। देखिए, मांग तो वही है, अपरिवर्तित नहीं हुआ है, मगर फर्म बाजार में आ गया है। तो इससे क्या होगा कि पूर्ति वक्र में घिसकाव आ जाएगा, पूर्ति वक्र दाहिने ओर शिफ्ट हो जाएगा और मांग अपरिवर्तित है। तो ऐसे फलस्वरूप क्या होगा, इसके फलस्वरूप बाजार कीमत गिर जाती है। जैसे ही कीमतें गिरती हैं, अधिसामान्य लाभ अब क्या हो गया, समाप्त हो जाते हैं। जो पहले कहीं ज़्यादा लाभ होता था अब वो चीज़ समाप्त हो जाता है। इस बिंदु पर जहां सभी फर्में बाजार में सामान्य लाभ अर्जित कर रही हैं, इस बिंदु पर जहां सभी फर्में जो हैं बाजार में सामान्य लाभ अर्जित कर रही है, किसी और फर्म के प्रवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं करेगी या प्रोत्साहन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब अधिक सामान्य लाभ नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, उस बाजार में अब नए फर्म का कोई प्रोत्साहन नहीं होगा।
कोई उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। मतलब बाजार नए फर्मों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार प्रचलित कीमत पर फर्में सामान्य से कम लाभ अर्जित कर रही हैं। अगर मान लेते हैं कि प्रचलित कीमत पर ऐसा हो रहा है कि फर्म को जो है सामान्य से भी कम लाभ अर्जित कर रही है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो कुछ फर्में बहिर्गमन कर जाएगी, बाजार को से निकल जाएगा, जिससे कीमत में वृद्धि होगी। क्योंकि अब बहिर्गमन हो गया है कुछ फर्म, तो क्या होगा कि वहाँ पर अब जो पूर्ति वक्र जो है उसमें परिवर्तन आएगा, और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि कीमत में वृद्धि होगी, और प्रत्येक फर्म के लाभ बढ़कर सामान्य लाभ के स्तर पर आ जाएंगे। देखिए, कुछ फर्म जब बहिर्गमन कर जाएगा तो पहले क्या था, सामान्य से कम लाभ होता था, किंतु जैसे ही कुछ फर्म बहिर्गमन करेगा तो अब जो फर्म है बाजार में उसका लाभ थोड़ा बढ़ेगा और सामान्य लाभ के स्तर पर आ जाएंगे। इस बिंदु पर और अधिक फर्म बहिर्गमन करने की इच्छुक नहीं होगी। अब देखिए, जिस बिंदु पर अभी सामान्य लाभ आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि और अधिक फर्म बहिर्गमन करने की इच्छुक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सभी फर्में सामान्य लाभ अर्जित कर रही हैं। सामान्य लाभ अर्जित उसको हो रहा है, इसीलिए वो बहिर्गमन नहीं करना चाहेगा। अतः प्रवेश तथा बहिर्गमन के द्वारा प्रत्येक फर्म प्रसिद्ध बाजार कीमत पर सदैव सामान्य लाभ अर्जित करेगी। तो यहाँ पर सीखने को यही मिला कि प्रवेश तथा बहिर्गमन के द्वारा प्रत्येक फर्म प्रचलित बाजार कीमत पर सदैव सामान्य लाभ अर्जित करेगी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जब तक कीमत न्यूनतम औसत लागत से अधिक है, जब तक कीमत क्या होता है, न्यूनतम औसत लागत से अधिक है, फर्में अधिसामान्य लाभ अर्जित करेगी। उसको थोड़ा लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है, सामान्य लाभ से कहीं ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है फर्म को जब कीमत न्यूनतम औसत लागत से अधिक होता है, तथा न्यूनतम औसत लागत से कम कीमतों पर सामान्य से कम लाभ अर्जित करेगी। ऐसा हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अतः न्यूनतम औसत लागत से अधिक कीमतों पर नई फर्में प्रवेश करेगी, क्योंकि उसको अधि सामान्य लाभ प्राप्त की उम्मीद के साथ अधि सामान्य लाभ अर्जित करने का जो हो रहा है, फर्म को जो अधि सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उससे क्या उसका आकर्षण होगा, और ऐसे फलस्वरूप क्या होगा, इसके फलस्वरूप क्या होगा कि नई फर्में बाजार में प्रवेश करेगी तथा न्यूनतम औसत लागत से कम कीमतों पर विद्यमान फर्में बहिर्गमन करेगी। और यदि न्यूनतम औसत लागत से कम कीमत होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पहले से जो मौजूद जो फर्म था वो बाजार से बहिर्गमन करेगी। फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर कीमत स्तर होने पर प्रत्येक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगी। यहाँ पर लिखा है फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर कीमत स्तर होने पर प्रत्येक फर्म को क्या होगा, सामान्य लाभ अर्जित करेगी, तथा नई फर्में बाजार में प्रवेश करने के लिए आकर्षित नहीं होगी। नई फर्में बाजार में आकर्षित इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसको अब सामान्य लाभ हो रहा है। अगर सामान्य लाभ से अधिक होता तब आकर्षण होता, नई फर्में आती। विद्यमान फर्में बाजार से बहिर्गमन भी नहीं करेगी क्योंकि उसको सामान्य लाभ हो रहा है, क्योंकि वे इस बिंदु पर उत्पादन करने में कोई हानि नहीं उठा रही है। सामान्य लाभ हो रहा है, कोई हानि नहीं हो रहा है उत्पादन करने में, इस वजह से वो बहिर्गमन भी नहीं करेगा। अतः बाजार में यही कीमत प्रचलित होगी। मतलब जिस कीमत पर सामान्य लाभ प्राप्त होता है प्रत्येक फर्म को, वही प्रचलित कीमत होगी, क्योंकि उस कीमत पर नई फर्म बाजार में आकर्षित नहीं होता है।
और पहले से जो फर्म मौजूद है वो बहिर्गमन भी नहीं करता है। अतः फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि बाजार कीमत सदैव न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखा है कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि बाजार कीमत जो सदैव क्या होनी चाहिए, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। अर्थात जो कीमत जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम औसत लागत के बराबर। उपरोक्त का यह अभिप्राय है कि, तो यहाँ ऊपर जो बताए गए इस बिंदु से यही कहने का मतलब है कि संतुलन कीमत फर्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। संतुलन कीमत कितनी होनी चाहिए, फर्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। संतुलन में इसकी मात्रा पर बाजार मांग द्वारा पूर्ति की मात्रा निर्धारित होगी। संतुलन में इसकी मात्रा पर बाजार मांग द्वारा पूर्ति की मात्रा निर्धारित होगी, तभी ये दोनों बराबर होती हैं। आइए इसी बात को हम लोग ग्राफीय रूप से समझते हैं, जिसे ग्राफीय रूप में देखिए रेखाचित्र 5.5 में दर्शाया गया है, जहां बाजार संतुलन देख सकते हैं ई बिंदु पर होगा और मांग वक्र जो डी है, डी मांग वक्र जो है वो P0 जो कीमत है, तो P0 जो न्यूनतम औसत लागत, ये जो न्यूनतम औसत लागत है को रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि बाजार कीमत जब P0 है तथा कुल मांगी गई मात्रा और पूर्ति जो है वो Q0 के बराबर होती है। तो ये मांगी गई मात्रा और पूर्ति की गई मात्रा के बराबर है। मतलब यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि जिस समय P0 जो है न्यूनतम औसत लागत रेखा है और इस रेखा को देखिए बाजार मांग वक्र जो है वो E पर काट रहा है, तो E जो है संतुलन बिंदु है। जो बाजार मांग वक्र DD जो P0 न्यूनतम औसत लागत रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि बाजार कीमत जो P0 है तथा कुल मांगी गई मात्रा जो Q0 है यानी Q0 है वो पूर्ति के बराबर है। मतलब P0 कीमत पर जो मांगी गई मात्रा है वो Q0 है और उसी के बराबर पूर्ति की भी मात्रा है। ठीक है, P0 पर मांगी गई मात्रा और पूर्ति की मात्रा बराबर है। P0 यानी कि न्यूनतम औसत लागत पर प्रत्येक फर्म सामान्य मात्रा Q0F की पूर्ति करती है। यहाँ मान लेते हैं कि P0 जो है न्यूनतम औसत लागत पर प्रत्येक जो फर्म है समान मात्रा, सभी फर्म जो है समान मात्रा कितना पूर्ति कर पा रहा है, सभी फर्म Q0F की पूर्ति करती है। अतः बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या फर्मों की उस संख्या के बराबर है जो P0 निर्गत पर Q0 पूर्ति के लिए बराबर है। यहाँ बोलना चाह रहा है कि बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या कितनी होनी चाहिए, तो उस संख्या के बराबर होगी जो P0 निर्गत पर Q0 पूर्ति के लिए आवश्यक है। प्रत्येक फर्म इस कीमत पर, तो प्रत्येक फर्म क्या करेगा, इस कीमत पर Q0F मात्रा की पूर्ति करेगी। यदि हम N0 द्वारा फर्मों की संतुलन संख्या को दर्शाते हैं, मान लेते हैं जिस समय संतुलन है उस समय फर्म की संख्या N0 है,
तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं तब N0 बराबर होगा Q0 भागा Q0F। तो यहाँ पर Q0 जो है वो पूर्ति के लिए है और Q0F जो है वो प्रत्येक फर्म की पूर्ति के लिए है। प्रत्येक फर्म की पूर्ति की मात्रा। संतुलन कीमत तथा मात्रा के निर्धारण को, कि संतुलन कीमत कितना होना चाहिए, मात्रा कितना होना चाहिए, तो इसका निर्धारण को हम लोग अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम निम्न उदाहरण को देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि संतुलन कीमत कितनी होनी चाहिए और मात्रा का निर्धारण कितना होना चाहिए। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।